हेलो चैम, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ऑल्सो ये हमारा बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करेगा ज्योग्राफी फॉर द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि रिसोर्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग जो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, जो भी चीज अवेलेबल है एनवायरनमेंट में जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है रिसोर्स की। देखो, एवरीथिंग जो भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो सेटिस्फाई कर सकता है हमारी नीड्स को, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, एक्सेसिबल है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम वो रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इकोनॉमिकली हम फिजिबल हैं उस रिसोर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, और जो रिसोर्स हम यूज करना चाहते हैं वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। राइट, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारा एनीथिंग जो चीज वो कंसिस्ट करेगी वो होगा रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के पास तीन चीजें, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस हैं। राइट, तो इंटरडिपेंडेंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का जो रिलेशनशिप होता है वो इंटर रिलेटेड होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। द प्रोसेस of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. It means जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी की, नेचर की, इन सब की और इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ह्यूमन बींग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के थ्रू, टेक्नोलॉजी और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस ताकि वो एक्सेलरेट कर पाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देखो, बेसिक पर्पस हमारा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है। रिसोर्सेज जो होते हैं आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है? आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources, यानी हम ह्यूमंस खुद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रिसोर्सेज के। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जो मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, उनको हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं और उसको उसके बाद हम यूज करते हैं। तो रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे दो रिसोर्सेज हैं, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक लाइक वी आर वी ऑल लिविंग बीइंग्स कैन बी कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, एंड एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग कैन बी कॉल्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी हम कितनी जल्दी उन रिसोर्स को खत्म कर देते हैं, यूज करके, कंज्यूम करके उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं। लाइक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो जल्दी खत्म नहीं होती। ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी, हाइडर हाइड्रो हाइडल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। तो क्या है, ये कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये एनर्जी हमें देती रहेंगे। बट लाइक हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं और उसको एक बार में, लाइक हमने कोल का यूज किया, पेट्रोलियम का यूज किया, तो हम एक बार अगर उसको यूज कर लेंगे तो उसका कंजम्पशन के बाद उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिनिश हो जाता है उसके बाद। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे देखा जाए तो इंडिविजुअल के रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम स्टेटस के बेसिस पे देखा जाए तो डेवलपमेंट पोटेंशियल होते हैं, डेवलप्ड होते हैं और रिजर्व होते हैं। पोटेंशियल यानी कि देयर इज पोटेंशियल कि हम इस रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, अभी हमने किया नहीं है बट पोटेंशियल है। ठीक है, डेवलप्ड मतलब जो ऑलरेडी रिसोर्सेज डेवलप्ड हैं। ठीक है, और रिजर्व्स जो हैं यानी हमारे जो रिसोर्सेज हमने बचा के रखे हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिजर्व्स। तो रिसोर्स जो है, 1 सेकेंड गाइस, जो रिसोर्स जो है ना उसको हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होती है रिन्यूएबल, एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और ह्यूमन के अंदर आती हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हम क्रिएट करते हैं,
क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो रिन्यूएबल के अंदर कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस है लाइक लैंड और वाटर, विंड, और बायोलॉजिकल लाइक नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। नॉन रिन्यूएबल में होती हैं चीजें, एक होती है रिसाइकलेबल लाइक मेटल्स, और नॉन रिसाइकलेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एक बार में कंज्यूम करेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो रिसोर्सेज जो है वो वाइटल है फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हम जो ह्यूमंस हैं वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, और इससे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और उसको हमें रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, लाइक अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे रिसोर्सेज का तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। पहला तो आएगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स जो है बहुत ही तेजी से डिप्लीट होना चालू कर जाएंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज करते हैं। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर फ्यू हैंड्स में, अगर कुछ लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी में, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दो सेगमेंट्स में, जिसके पास है यानी हैव्स, एंड जिसके पास नहीं है वो रिसोर्सेज लाइक हैव नॉट्स, और रिच और पुअर। ठीक है, अगर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का, इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करेंगे हम रिसोर्सेज का, तो उससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये चीजें जो है डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हम इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। लाइक ग्लोबल वार्मिंग जो है हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर देखिए आजकल कितना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, ठीक है, वो रिलीज हो रही हैं एनवायरनमेंट में। और उससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ट्रैप करती हैं आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को, और जैसे ही वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, उससे क्या होता है, वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती है अगर गैस, तो क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो जल्दी हीट अप होता है, इसकी वजह से वार्मिंग जैसी सिचुएशन आती है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये और किसी वजह से नहीं, हम लोगों की वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, लाइक हम एसीज को जो यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं उसमें से, और वो जाके क्या करते हैं, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और इसकी वजह से ओजोन लेयर में एक होल होने लग गया है लाइक ओवर एंटार्क्टिक आर्टिक ओशन। ठीक है, कह सकते हैं हम पोल्स के ऊपर, और वहां से जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंच रहा है, जिससे हमें काफी स्किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लाइक हम इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी ज्यादा तरीके से हम उसको कोल और पेट्रोलियम का यूज करके बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, राइट। वाइकुलर एमिशन जो करते हैं वो भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को। और लैंड का डिग्रेडेशन, लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इससे क्या हो रहा है, सॉइल की जो सैलिनिटी वो इंक्रीज हो रही है, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, एंड दैट कॉजिंग कि अब सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स रह ही नहीं जाते जो प्लांट्स को मिले, और वो ग्रो करके, ठीक है, आगे ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, फॉर इन द ह्यूमन बींग्स। तो देखा जाए तो, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे हमारे रिसोर्सेज का। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अगर हम रिसोर्सेज का, यानी कि हर रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वली सबको मिले। ठीक है, वो एसेंशियल है फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए भी। ठीक है, अगर किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी के पास नहीं है, तो क्या है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सोसाइटी है उसके अंदर क्लैशेस होंगे, और ये ग्लोबल पीस के लिए अच्छा नहीं है, सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है वो एसेंशियल होती है, ताकि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कर पाए ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का। ठीक है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का।
सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है कंपोनेंट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है वो निकल के आया था हमारे रियो डी जनेरियो, ठीक है, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। एंड उसके अंदर हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म को ठीक है इजाद किया था, इवॉल्व किया था, इन्वेंट किया था। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्चुअली मीनिंग क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है देखो। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रेजेंट के लिए भी फायदेमंद हो और फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि अगर हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट अगर हम आज ही सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं रहेंगे ताकि वो उसको यूज कर पाए। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना है। रियो डी जनेरियो अर्थ समिट जो 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 100 हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई ब्राजील के अंदर फॉर इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था एक इंटरनेशनल अर्थ समिट जहां पे हम एनवायरनमेंट की कंडीशंस और उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था हमने और कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे। ये समिट कन्वीन्ड हुआ था फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अगर बात की जाए तो यहाँ पे लीडर्स जो थे वो असेंबल हुए और उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक रियो कन्वेंशन था, ठीक है। कन्वेंशन मतलब कोई ऐसी चीज जिसको सब लोग मिलके माने कि हाँ हम अब से फॉलो करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, मतलब कन्वेंशन किया उन्होंने इस तरीके से। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 जैसी चीजों को उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया, अपनाया, और ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए इन द 21st सेंचुरी। अब हम बात करते हैं कि एजेंडा 21 एक्चुअली में है क्या। एजेंडा 21 का क्या मीनिंग है कि ये एक डिक्लेरेशन है जो कि साइन की गई थी बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी में ये एजेंडा 21 1992 में डिक्लेयर किया गया था, जहां पे ये हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर ही। इसने क्या एम किया, इसने एम किया कि वे अचीव करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट क्या है कि अचीव करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, और कॉम्बैट करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज को, पोवर्टी को, डिजीज को, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। यानी इन सब चीजों से जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं उन सब से वो कॉम्बैट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, म्यूचुअल नीड्स और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। अब हमने बात करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, हमने जैसे बात किया था कि यहाँ पे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है कि प्लानिंग हो अच्छी तरीके से, क्या हो, प्लानिंग हो अच्छी तरीके से। तो प्लानिंग जो है इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज यानी अच्छे से यूज करना है, ठीक है, एफिशिएंटली यूज करना है रिसोर्सेज को, तो प्लानिंग इज मस्ट। किसी भी काम को हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट प्लानिंग हम क्या करेंगे, उस काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, या तो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या तो बहुत ज्यादा, ठीक है, रिसोर्सेज उसमें पुट कर देंगे और जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के जैसी कंट्री में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other type of resources. Like हम बात करते हैं कि इंडिया में कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज है, बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स डेफिशिएंट रीजन्स हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी बहुत ज्यादा है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources. There are some regions which are acute shortage of some vital resources. जैसे कि स्टेट्स हैं झारखंड जैसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
यहाँ पे कोल के डिपॉजिट और मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बट क्या लैक करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्या लैक करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा है, रिसोर्स बहुत अच्छा है यहाँ का सोलर और विंड का, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख हो गया, यहाँ पे ये रिलेटिवली आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा अलग है मेनलैंड इंडिया से, ठीक है, दूर भी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज जो है वो वेरी रिच है, लेकिन यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, और कुछ वाइटल मिनरल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि कहीं पे कुछ रिसोर्सेज की प्लेंटी है, ठीक है, बहुत रिच रिसोर्सेज हैं, बट उन्हीं रीजन्स में कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हर रीजन को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिल पाए, ठीक है। तो इसलिए हम बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड द लोकल लेवल, ठीक है। हर लेवल पे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। अब रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो इंडिया में किस तरीके से होती है वो देखते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज को आप देखेंगे अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सेकंड, ये इससे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस लगाएंगे, और मेजर करेंगे कि वहां पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, हम करेंगे इवॉल्व करेंगे प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे जो कि एंडोड होगा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ, ठीक है, और इंप्लीमेंट करेगा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को, राइट। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम फॉलो करेंगे टू अचीव रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। थर्ड है, हम मैच करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम क्या करेंगे, हम मैच करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि रिसोर्स के डेवलपमेंट के प्लान्स को सिंक या लिंक हो, ठीक ठीक है, विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी दोनों साथ में मूव कर पाए ताकि कोई क्लैश ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये कैसे हो सकता है, थ्रू प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू हम इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। इंडिया जो है उसके कुछ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स थे टू अचीव द गोल्स, और वो गोल्स कौन थे, 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान जो हैं, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक बॉडी थी प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है गवर्नमेंट ने सेट की थी एट द नेशनल लेवल, और वहां पे उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर्स थे और इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज थे वो पार्टिसिपेट करते थे, और वो आने वाले 5 साल के लिए प्लान बनाते थे जिसको हम कहते थे 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही हर 5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करती थी, ठीक है। लेकिन अब इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है बाय अ बॉडी कॉल्ड नीति आयोग, ठीक है, 2014 के अंदर, ठीक है, जब बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट ने, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, तो उसके बाद से इन्होंने एक बॉडी लॉन्च करी नीति आयोग, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नीति आयोग के थ्रू प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स वाली चीज को उन्होंने रद्द कर दिया, और ये लाए, ठीक है, 3 ईयर एजेंडा, ठीक है, एजेंडाज लाने लग गए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, और प्लानिंग कमीशन से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी है ये, बिकॉज इसके स्टेप जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं और काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इन प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। बट सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस, यानी कि सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना
और हम कोई चेंज नहीं ला रहे, सिर्फ रिसोर्स हैं बट हम कोई रिप्रेजेंट चेंज कर नहीं रहे टेक्नोलॉजी में या इंस्टीट्यूशंस में, तो तब भी डेवलपमेंट का प्रोसेस अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा, तब भी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आएगी। तो क्या करना है, रिसोर्स अगर अवेलेबल हैं तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उसको प्रॉपर मिलेगा, उसके बाद ही डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, काफी ऐसे रीजन्स हैं कंट्री में जो रिसोर्स से रिच हैं, बट देयर आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स ऑल्सो। काफी ऐसे रीजन्स हैं जहां पे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वो बैकवर्ड रीजन्स हैं। ठीक है, तो एक चीज ये देखी, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो कुछ रीजन्स हैं जहां पे पुअर रिसोर्स बेस है, पुअर रिसोर्स बेस, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। कह सकते हैं कि वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, बट वो क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने की वजह से वो एरिया जो है ग्रो कर रहे हैं, डिसाइड कि वो रिसोर्सेज में डेवलपमेंट नहीं है उसके बावजूद भी वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक, जैसे मोस्ट ऑफ द सिटीज की बात करें तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, बट रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नियर बाय एरिया से है, मतलब उस एरियाज में वो नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। तो हिस्ट्री के अंदर जब से कॉलोनाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, उसने रिवील किया कि रिच रिसोर्स रीजन्स को ब्रिटिशर्स ने ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ताकि वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा दी, ताकि वो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके, इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। ठीक है, यानी कि जहां पे रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, तो ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रैक्शन के लिए वहां पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया। ठीक है, ताकि वो अपना टेक्नोलॉजी के थ्रू उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है, उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन दीज एरियाज। रिसोर्स जो है कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट तभी जब दे आर अकम्पेन्ड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का जो है वो डेवलपमेंट में तभी हेल्पफुल है अगर हम प्रॉपरली अपना टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, उसको देंगे। इंडिया जो है वो एक्सपीरियंस करता है ऑल दीज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये सारी चीजें इंडिया डिफरेंट फेजेस में अचीव करता है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experiences of the people। इससे हमें ये समझ आता है कि इंडिया डेवलपमेंट के मामले में जहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उन रिसोर्सेज का यूज तभी अच्छे से कर पाएगा जब वहां पे टेक्नोलॉजिकल, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे और उनके पास्ट एक्सपीरियंस वहां पे उस एरिया में कैसे रहे वो हेल्प करेंगे रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट। अब हमने रिसोर्स के यूज की तो बात करी, बट हमें कंजर्वेशन भी करना है रिसोर्स का। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रिसोर्स जो है वाइटल है किसी भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट के लिए। किसी भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी में हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। रिसोर्स जो को वो चीज, जैसे कि हमने डिस्कस करा, जो हेल्प करती है हमें ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएं, बट वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली अचीवेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी हम उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो थिंकर्स ने सोचा और लीडर्स ने, ठीक है, कि ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जब ही होगा जब हम इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को रोकेंगे और सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को, ठीक है, ये क्रिएट करने से रोकेगा अगर हम रिसोर्स का अच्छे से यूज करेंगे। तो इस ओवरकम करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को रिसोर्स कंजर्वेशन हमें चाहिए, ठीक है, एट वेरियस लेवल्स। लाइक
Gandhiji was very apt in voicing his concern about the resource conservation. गांधी जी ने, ठीक है, काफी अच्छे से रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, चीजें बताई और उन्होंने कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। यानी कि जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, वो जो नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं रिसोर्सेज वो अवेलेबल है प्लेंटी में, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रीड करेंगे, हम लालच करेंगे, तो लालच करेंगे तो कोई भी रिसोर्स हमारी लालच को फुलफिल नहीं कर सकता। यानी हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल रिसोर्स प्लेंटी में है, बट हमारी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ग्रीड को और सेल्फिशनेस ऑफ इंडिविजुअल्स को कहा कि ये एक्सप्लॉइटेटिव है नेचर, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के हैं, ठीक है, ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये रूट कॉज है फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। हमारी ग्रीड, ठीक है, ये बेसिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन। और वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, रेदर देन वो कहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, रेदर देन वन पर्सन इज डूइंग मास प्रोडक्शन, वो कहते थे कि हर हर मतलब प्रोडक्शन बाय मासेस यानी ज्यादा लोग प्रोड्यूस कर पाए, रेदर देन एक बंदा ज्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो है एडवोकेट करता है रिसोर्स कंजर्वेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में। तो 1968 में, इन 1968, फिर 1974 में गांधीयन फिलोसफी वाज अगेन प्रेजेंटेड बाय शुमैचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। एक बुक थी शुमैचर की, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है गांधी जी की फिलोसफी को, और ये सेमिनाल, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, was made by ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। ऑल्सो एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, वो भी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करती है। और वो रिपोर्ट क्या इंट्रोड्यूस करती है, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और एडवोकेट करती है इट एज अ मींस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या एडवोकेट करती है, उसको एडवोकेट करती है एज अ मींस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, विच इज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन हिज बुक आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद वो आवर एक कॉमन फ्यूचर एक बुक थी, उसके अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया गया। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा, जो इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो 1992 इन ब्राजील, ठीक है, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, उसके अंदर हमने बाकी चीजों को डिस्कशन किया। अब हम वन बाय वन हर रिसोर्स को डिस्कस करते हैं। लाइक पहला हमारा लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स जो है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल टेक प्लेस ऑन द लैंड। तो लैंड एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन की लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को। और लैंड एक ऐसा एसिड है जो कि फाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट मतलब बहुत लिमिटेड है, लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है मैग्नीट्यूड में। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसका बहुत ज्यादा यूज करें जुडिशियसली, ठीक है, और केयरफुल प्लानिंग के साथ। ओके, तो इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इंडिया के अंदर जो लैंड है वो वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स के अंदर है। लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। यानी कि 43% ऑफ द लैंड एरिया जो है वो प्लेन है। 43% ऑफ द लैंड एरिया हमारा प्लेन है, जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये 43% ऑफ द प्लेन एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माउंटेन्स अकाउंट करते हैं 30%, ठीक है, और ये एंश्योर कर ये एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। लाइक गंगा, यमुना, ये रिवर्स कहाँ से फ्लो होती हैं, हमारी माउंटेन से फ्लो होती हैं। तो ये क्या है, पेरेनियल रिवर्स के फ्लो ओरिजिन में हेल्प करते हैं माउंटेन्स। ऑल्सो एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर
टूरिज्म पर्पसेस, ठीक है। तो टूरिज्म के लिए एक अच्छा एक विकल्प है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है माउंटेन्स। 27% ऑफ द एरिया कंट्री का वो है प्लेट्यू रीजन। ये पोजेस करता है रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। क्या फॉलो करता है? रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो यानी कि चाहे वो फॉरेस्ट, चाहे वो लैंड हो लाइक प्लेन, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट पर्पसेस। लैंड का यूटिलाइजेशन करना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज जो हैं उसमें आता है हमारा फॉरेस्ट। सेकंड आता है जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें पहला कंपोनेंट है बैरन और वेस्टलैंड। यहाँ पे हम खेती नहीं करते, ये वेस्टलैंड की तरह यूज होती है, ठीक है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी एग्रीकल्चर के अलावा वाली चीजों के लिए हम उस लैंड का, उस जमीन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम वहां पे बिल्डिंग बना दे रहे हैं, रोड्स बना दे रहे हैं, फैक्ट्रीज बना दे रहे हैं। थर्ड थर्ड है हमारी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। अभी तक तो हमने जो फॉरेस्ट लैंड थी वो पढ़ी, फिर जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते वो पढ़ी, फिर अदर और भी ऐसी लैंड जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते, एग्रीकल्चर नहीं करते, ठीक है। फैलो लैंड को हटा के, फैलो लैंड अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग, यानी अपने बकरियों को या अपने शीप्स को, ठीक है, चारे के लिए, अपने एनिमल्स को चारा खाने के लिए, उन ग्रेज करने के लिए उस लैंड का यूज करते हैं। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस यूज, ठीक है, लाइक ट्री क्रॉप्स, ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, ठीक है। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी हम उसको 5 साल से यूज नहीं कर रहे फॉर द कल्टीवेशन पर्पसेस, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है फैलो लैंड। देखो, फैलो लैंड दो तरीके की होती है। करंट फैलो, यहाँ पे लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि हमने 1 साल या 1 साल से कम के लिए उस लैंड को खाली छोड़ रखा है, उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो करंट फैलो लैंड है। एक अदर देन करंट फैलो लैंड होती है जो कि हम अनकल्टिवेट छोड़ते हैं बिटवीन 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी पिछले 1 साल या 5 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए हमने उसको कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया और उसको फैलो छोड़ रखा है, तो इधर इसको कहते हैं अदर अनकल्टिवेटेड फैलो लैंड, ठीक है। उसके बाद है नेट सोन एरिया। क्या है नेट सोन एरिया? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, यानी कि कितना एरिया में हम एक टाइम पे, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नेट सोन एरिया। क्या कहेंगे? नेट सोन एरिया, ठीक है। areas sown more than once in a agricultural years plus net sown area is known as gross cropped area, यानी जो एरिया हम यूज करते हैं फॉर मोर देन 1 टाइम, यानी एक टाइम से ज्यादा के लिए उस लैंड को हम यूज कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी और हमने समर में यहाँ पे खेती करी, यानी कि हमारा नेट सोन एरिया ये हमारा हुआ 100 हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम पूरे साल में सिर्फ समर्स में खेती करते, कल्टीवेशन करते, तो हमारा नेट सोन एरिया होता 100 हेक्टेयर और हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी होता 100 हेक्टेयर। बट अगर हम विंटर्स के अंदर भी उसी सेम लैंड पे 100 हेक्टेयर्स में दूसरी क्रॉप्स का ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो उस टाइम पे जो नेट सोन एरिया होगा वो तो 100 हेक्टेयर होगा फॉर द विंटर सीजन, बस हमारा क्रॉप्ड एरिया जो हो जाएगा वो 100 + 100 लाइक 200 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि उस जो एक टाइम पे हम प्रॉपरली उस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे नेट सोन एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लैंड यूज पैटर्न जो है इंडिया में किस तरीके से है, कि लैंड का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं।
The use of land is determined by both physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, culture and traditions, etc. ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि हम किस तरीके से लैंड का पैटर्न जो है इंडिया में फॉलो करेंगे। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि 1960, 61 में एंड 2000, 1920 में किस तरीके से लैंड यूज पैटर्न में चेंजेस आए। यानी कि हम 1960, 61 में फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो लैंड यूज करते थे वो थी 18.11%, राइट। बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड थी 12.01%। एरिया जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम यूज करते थे वो था हमारा 45.26%, सॉरी 4.95%। ओके, परमानेंट पैस्चर लैंड के लिए करते थे 4.7%। और एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री कवर्स एंड सीक्रेट ग्रूव्स। सीक्रेट ग्रूव्स का मतलब जो फॉरेस्ट हम यो काटते नहीं हैं और कल्चरल वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं करते, बिकॉज हम ये मानते हैं कि वो हम एक देवी या देवता की तरह, ठीक है, फॉर डिवाइन क्रिएचर की तरह हम उसको मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसको हम सीक्रेट ग्रूव का नाम देते हैं, ठीक है, प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा लैंड यूज पैटर्न था जो कि चेंज हुआ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हमारा इस टाइम पे 2019-20 में, या ठीक है, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड जो थी हमारी 6.23% थी, फैलो लैंड जो थी हमारी वो 3.5% थी, करंट फैलो जो थी वो 3.7 थी, और नेट सोन एरिया हमारा 45.26% था। देखो हमारा नेट सोन एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 45.26% टू 45.64% इन 2019-20, ठीक है। तो कुछ हमने इंक्रीमेंट किया है हमारे नेट सोन एरिया में। तो ये डेटा के थ्रू हमें ये समझ आता है कि लैंड यूज पैटर्न किस तरीके से इंडिया में चेंज हुआ ओवर द टाइम। ठीक है, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया में है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है हमारा लैंड का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अवेलेबल है लैंड यूज जो अवेलेबल है वो 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग टू द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, ठीक है। तो उसका सर्वे अभी तक बहुत से दिन हुआ है, तो कह सकते हैं कि ये 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। मोर ओवर सम ऑफ द एरियाज लाइक जम्मू कश्मीर जो कि ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके भी कहते हैं, और वहां से हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पास करती है एलओसी, ठीक है। और चाइना ने हमारे एरियाज को लिया हुआ है, कुछ ऑक्यूपाई कर रखा है, लाइक अक्साई चिन जैसे हमारे एरियाज को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वो अभी हमारे ज्योग्राफिकल का पार्ट है, टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन अभी वो उनके कंट्रोल में है, तो कह सकते हैं प्रॉपरली हम 93% जो एरिया है वो ही अवेलेबल है हमारे पास। जो लैंड जो है अंडर परमानेंट पास्चर है, जो हमेशा पास्चर लैंड की तरह यूज करती है फॉर द ग्रेजिंग पर्पसेस, वो भी डिक्रीज हुए हैं। तो अगर वो डिक्रीज हुए हैं तो हम अपने कैटल्स को किस तरीके से फीड करते हैं, हमारी गाय बकरी इन सब चीजों को, शिप्स को किस तरीके से चारा खिलाते हैं अगर वो लैंड कम हुई है तो, ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर और पुअर क्वालिटी, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वहां पे लैंड की बहुत ज्यादा है। यानी क्या मीनिंग है कि अदर देन करंट फेलो लैंड जो है वहां पे या तो पुअर क्वालिटी है, या तो अगर हम वहां पे कल्टीवेशन करना भी चाहें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, कल्टीवेशन करने की, और उतना हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है, कल्टीवेट करने का। इसीलिए दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस, यानी एक या दो बार ही वहां पे कल्टीवेशन होता है, 2 या 3 साल में, ठीक है, एक बार हुआ, ठीक है, 2 या 3 साल में एक बार कल्टीवेशन हुआ, फिर उसको छोड़ दिया वापस उसकी फर्टिलिटी ताकि वो जनरेट कर पाए। और ठीक है,
नेट सोन एरिया की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एनएसए नेट सोन एरिया जो इंडिया का है वो है 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यानी टोटल रिपोर्टिंग एरिया में हमारा नेट सोन एरिया जो है वो 54%, ठीक है, कंसिस्ट करता है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया जो है वेराई करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी किसी स्टेट में जो नेट सोन एरिया है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh and Mizoram, Manipur, Andaman, Nicobar Island। यानी कि लैंड का अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, पंजाब और हरियाणा में कहा जाए तो 80% लैंड वहां पे कल्टीवेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है, लेकिन 10% से भी कम लैंड जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया, मणिपुर, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये इन एरिया में लेस देन 10% ऑफ द एरिया इज यूज फॉर द कल्टीवेशन पर्पसेस, राइट। तो ये क्या है कि लैंड यूज पैटर्न जो है हर स्टेट में वेराई करता है, डिफरेंट है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो कंट्री में फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है। यानी फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, और इसको हमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी, उसने डिनोट किया इसको कि हमारा जो टारगेट है 33% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वो उससे कम है। ओके, सो ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग अवर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो लाइवलीहुड जो है मिलियंस ऑफ पीपल का हु लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। ऑल्सो मिलियंस, कुछ मिलियंस लोग जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, उनका भी जो डिपेंडेंस है वो कम होगा अगर फॉरेस्ट की लैंड कम होगी तो, ठीक है, उनका लाइवलीहुड भी अफेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। और इसके अलावा कुछ लैंड जो है वो वेस्टलैंड है, और फॉर अदर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो लैंड यूज होती है वो लैंड है। वेस्टलैंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक रॉकी, एरिड यानी जहाँ पे पानी नहीं है, डेजर्ट एरियाज, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक सेटलमेंट के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड जो है, अगर कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट, तो उससे क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन ही होगा। तो इसके वजह से सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं हमारी सोसाइटी पे और हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब हम लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और उसका कंजर्वेशन क्या कैसे कर सकते हैं वो एक बार समझते हैं। देखो, 95% ऑफ अवर बेसिक नीड जो है वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग है, जो कि ऑब्टेन होती है लैंड के थ्रू। यानी कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये हमारी बेसिक नीड है, कह सकते हैं 95% हमारी बेसिक नीड यही है जो कि लैंड के थ्रू ही हम अचीव करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, हमारी एक्टिविटीज ने ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड कराया है, बल्कि हमने उसके पेस को भी एग्रीवेट कर दिया है, जिससे उसमें डैमेज हो रहा है। यानी हम उसको डिग्रेड भी कर रहे हैं और उसका रिसोर्स इतनी ज्यादा तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि उसको रिप्लेनिश होने का मौका नहीं मिल रहा, यानी उसका जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग यानी ज्यादा ग्रेजिंग कर देना अपने क्या कहते हैं लैंड्स पे, ज्यादा पास्चर लैंड्स को यूज करना फॉर द ग्रेजिंग पर्पसेस, माइनिंग के लिए, क्वेरिंग के लिए, उसने क्या सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट किया है, लैंड डिग्रेडेशन में इजाफा करा है इन सब चीजों ने। तो माइनिंग जो साइट्स हैं आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। यानी अगर हम माइनिंग साइट्स को छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, हमारा जब काम उससे निकल जाता है तो इससे क्या है, ठीक है, ओवरबर्डनिंग जो लैंड पे है वो शो होती है। लाइक झारखंड जो रिसोर्स रिच रीजन है, लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज हमें वहां पे माइनिंग करनी थी तो पेड़ को काटना पड़ा ताकि हम वहां से रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर पाए, ठीक है, माइनिंग कर पाए। लेकिन इससे क्या हुआ, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है इन एरियाज में। ऑल्सो गुजरात, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में
ओवर ग्रेजिंग की समस्या है, ठीक है, ये एक मेन रीजन है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। यानी हम ज्यादा पानी खेतों में छोड़ देते हैं और उससे लैंड का डिग्रेडेशन यानी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। अगर आप हद से ज्यादा पानी सॉइल के ऊपर छोड़ोगे तो उसकी जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन सैलिनिटी एंड एल्किलिनिटी ऑफ द सॉइल। मिनरल का प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग करना लाइमस्टोन को फॉर सीमेंट इंडस्ट्री और कैल्साइट एंड सोपसोट फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेटेड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज किया है। In retards, it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. Also, जब ये डस्ट जो है लैंड के ऊपर आ जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो कि डीप होता है और ग्राउंड वाटर को रिफिल करता है वो रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। और recent years में industrial effluents like as waste have become major source of land or water pollution in many parts of the country, ठीक है। तो एक ही समझते हैं कि देखो काफी तरीके हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लैंड डिग्रेडेशन वाली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में। प्लांट कर सकते हैं शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स ताकि सॉइल जो है मूव अवे ना हो फ्रॉम वाटर और विंड, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे सैंड ड्यून्स का बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस ताकि मिट्टी जो है ऐसी जगह पे ना जाए जहां से इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोका जाएगी, रुक जाए, उससे हो जाए। और सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज आल्सो। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वेस्ट लैंड्स का और कंट्रोल करेंगे हमारी माइनिंग एक्टिविटीज को तो हम प्रॉपर डिस्चार्ज कर पाएंगे और प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोज करेंगे अगर हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का। और वेस्ट को हम ट्रीटमेंट कर मतलब वेस्ट जो वाटर हम रिलीज कर रहे हैं इंडस्ट्री से उसको हम ट्रीट करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद रिलीज करेंगे तो उससे लैंड और वाटर दोनों का ही डिग्रेडेशन जो है रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। सॉइल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज हमारा एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन का प्रोसेस सॉइल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है तो हमारी क्रॉप जो ग्रोन कैपेसिटी है वो भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सॉइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये एक मीडियम है फॉर द प्लांट ग्रोथ और सपोर्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जो सॉइल है वो लिविंग सिस्टम है यानी वो खुद जी रही है, ठीक है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म अ सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी कुछ फ्यू सेंटीमीटर सॉइल जनरेट करने में मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, 100 साल 200 साल भी लगते हैं, ठीक है। तो पेरेंट रॉक और बेड रॉक जो है क्लाइमेट वेजिटेशन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसीलिए वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो टेक प्लेस होते हैं एनवायरनमेंट में वो भी, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटीरियल जो है वो भी सॉइल को कंसिस्ट करता है। देखिए हम यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहले आती है हमारी टॉप सॉइल, ठीक है, इसको हम अपर सॉइल लेयर भी कहते हैं। उसके बाद हम आती है सब सॉइल, वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले आती है। उसके नीचे आती है सबस्ट्रेटम जिसको हम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल कहते हैं। और लास्ट में आती है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड रॉक, ठीक है, अनवेदर्ड पेरेंट और बेड रॉक, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है जो कि एक डायग्राम के थ्रू हमने समझा।
आज थोड़ा लैग कर रहा है स्क्रीन, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिखे, राइट। तो इसको इग्नोर करना, ठीक है, कल से ये प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so on the basis of factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, soil को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात करें तो इंडिया में वेराइड रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे हमने बात करी लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रियाल्स है और वेजिटेशन की टाइप्स हैं, ठीक है। रिफॉर्म माउंटेन्स प्लेट्यूज इसकी बात करी, लैंडफॉर्म्स हैं हमारे डिफरेंट, क्लाइमेटिक रियाम्स हैं और वेजिटेशन की कुछ टाइप्स हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो पहले टाइप ऑफ सॉइल जो है हमारा है एलुवियल सॉइल। क्या है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये ज्यादा अवेलेबल है, प्लेंटी में अवेलेबल है एंड ये मोस्ट यूज होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अवर मेजर क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। ओके, तो ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, इंपॉर्टेंट सॉइल है, यानी कि ये एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वो मेड अप ऑफ एलुवियम सॉइल ही है। ये डिपॉजिट होती है बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा पहाड़ों से निकल के आती हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी करती हैं? सिल्ट, सैंड, डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स पार्टिकल्स। क्योंकि जब रिवर लैंड पे फ्लो करती है तो वो क्या करती है? मैकेनिकल ग्राइंडिंग करती है फॉर ऑफ लैंड। जिस लैंड पे वो फ्लो कर रही है उस लैंड को वो वेदरिंग करती है, तोड़ती है और अपने साथ उस तोड़े हुए पार्टिकल को लेके आती है। क्या होता है? धीरे 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 वो पार्टिकल टकरा टकरा के फॉर्म होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसी सॉइल, और वो ही फॉर्मेशन करते हैं सॉइल का। यानी कि जो रिवर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रिएशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये थ्री रिवर्स जो हैं, जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द क्रिएशन ऑफ एलुवियम सॉइल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया लाइक यूपी, बिहार, ठीक है, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, ये सब चीजों में। These soils extend in राजस्थान, गुजरात, नैरो कॉरिडोर, ठीक है। और एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली जो डेल्टास हैं महानदी के, गोदावरी के एंड कृष्णा और कावेरी के। सो जो एलुवियल सॉइल है वो कंसिस्ट करता है वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करता है वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। और अगर हम इनलैंड मूव करेंगे टुवर्ड द रिवर वैलीज तो वहां पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो हमें थोड़े बड़े साइज के दिखेंगे। और अपर रीचेस में देखेंगे रिवर वैली के, जहाँ पे स्लोप का ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लो ये स्लोप, ऐसे स्लोप है, ये स्लोप होती है, ठीक है, मान लो ये स्लोप है तो यहाँ पे ऐसे कोई स्लोप का ऐसे ब्रेक हुआ हो, फिर ये स्लोप ऑफ ब्रेक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो सॉइल्स हैं वो कोर्स हैं, ठीक है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पीडमोंट प्लेन्स, पीडमोंट प्लेन्स लाइक दुआर हो गया, ठीक है, चौस हो गया, या तेराई रीजन्स के अंदर हमें पीडमोंट पीडमोंट प्लेन्स दिखते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पे दिखता है। अगर हम ग्रे साइज के अलावा बात करें तो सॉइल्स जो हैं ऑल्सो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है। और हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको ओल्ड सॉइल, ओल्ड एलुवियम जिसको हम बांगर कहते हैं, और न्यू एलुवियम जिसको हम खादर कहते हैं। तो बांगर जो है वो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकड़ है, इसमें क्या है? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर। और वहीं बात करें खादर की तो ये एक सेकंड, वन सेकंड, हाँ ठीक है। और खादर के अंदर क्या है? थोड़े फाइन पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स नहीं है, जो कि बांगर में है। तो एलुवियम सॉइल जो हैं वो आर होल और वेरी फर्टाइल, कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन्स हैं। मोस्टली जो सॉइल्स हैं वो कंटेन करते हैं
adequate proportion of potash, phosphorus and lime, adequate amount of potash, phosphorus और lime जो कि आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। तो ये क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं सॉइल में जो हेल्प करती हैं हमें ग्रो करने में शुगर केन, व्हीट, ठीक है, पेडी और अदर काइंड्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स। वो है हमारी पोटैश, फोस्फोरिक, फोस्फोरस और लाइम। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एनपीके का रेशियो है जो कि हम फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। ठीक है, 1:2:1 होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें जो हैं ये हेल्पफुल होती हैं। जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सॉइल के अंदर हमें जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके अंदर जो अगर हम कोई रीजन है जहाँ पे पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा कम है सॉइल में, तो उससे क्रॉप का जो कल्टीवेशन का प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो इसी वजह से हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। बट वहाँ पे जो रेशियो होता है एनपीके का वो इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, 1:2:4 पे। ओके, हाई फर्टिलिटी की वजह से तो रीजन्स हैं एलुवियल सॉइल्स के वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होते हैं। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि जहां जहां पे ज्यादा अच्छी क्रॉप ग्रो हो रही है लोग भी ज्यादातर वहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कल्टीवेशन अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है। सॉइल्स इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन, वहां की सॉइल जो है ज्यादा एल्कलाइन होती हैं। ठीक है, एंड कैन प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, और ट्रीटमेंट के और प्रोसेस के बाद हम उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। हमने बात कर ली एल्यूवियम सॉइल की, अब हम बात करते हैं हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसको हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं और ये आइडियल है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। बिलीव किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स और पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है, तो वो जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जिसने डेवलप किया है हमारा ये ब्लैक कॉटन सॉइल वाला रीजन। ठीक है, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको डेक्कन ट्रैप कह देते हैं और बेसाल्ट का है, ये बेसाल्ट का है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट और डेक्कन प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ वेस्ट और डेक्कन प्लेट्यू रीजन जो है वो लावा फ्लोस की वजह से बना था, और उसके बाद जब वेदरिंग हुई तो उससे जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, और जहां पे ये आज के टाइम पे हम ये सारी चीजें कॉटन जैसी चीजें उगाते हैं। ये कवर करते हैं प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो कि गुजरात के अंदर है, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये एक्सटेंड करता है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज ऑल्सो। तो ब्लैक सॉइल कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, देखो आप इमेज में, ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉइल होती है, इसके बीच में गैप्स होते हैं, राइट। तो ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। किससे बने होते हैं? एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी ये मॉइस्चर को होल्ड करते हैं बिकॉज ये फिल्टर आउट इनफिल्ट्रेट नहीं करने देते वाटर को नीचे। इन एडिशन ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, ठीक है, और लाइम में। अगर हम मेजर सॉइल्स की बात करें तो हम इंडिया के मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से एरिया जो है कौन से सॉइल्स में ज्यादा अच्छे हैं। लाइक अगर हम फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल्स की बात करें तो वो प्रेजेंट है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में। उसी तरह हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल जो है हमारा, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा पंजाब हरियाणा वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया, कुछ गुजरात वाला एरिया, दिल्ली हरियाणा, ठीक है, ये वेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल ऑल्सो। ठीक है, हम बात करें अगर हमारा रेड और येलो सॉइल की, तो ये हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, हमारा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला वाले रीजन्स को, और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी हमारा रेड सॉइल है। हम बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ये हमारा सौराष्ट्र का रीजन,
मालवा का रीजन, डेक्कन प्लेट्यू, ये जो ये वाला एरिया है, ये कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया है, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया है। एरिड की बात करें तो एरिड वाला हमारा जो है वो एरिया है राजस्थान वाला। यहाँ पे जो मिट्टी है वो सूखी है, यानी एरिड है, यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी में उतना नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, इसी कारण से वो एरिड है। ठीक है, तो ये हमारा रेड सॉइल वाला एरिया जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, ये तमिलनाडु और हल्का केरला, तमिलनाडु कुछ पार्ट्स, राइट। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ये डेक्कन लेवल प्लेट्यू, सौराष्ट्र, मालवा, ठीक है, ये सब रीजन्स जो हैं ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज आते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिड की बात करते हैं तो एरिड जो है हमारा राजस्थान वाला एरिया है। ओके, ओके, तो सॉइल्स जो हैं वो जनरली जो है पुअर होते हैं इन, ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो है फॉस्फोरस कंटेंट में, ये सॉइल्स फॉस्फोरस कंटेंट में लैक करते हैं। ये डेवलप करते हैं डीप क्रैक्स, ठीक है, ड्यूरिंग हॉट वेदर। ठीक है, अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो डीप क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, जो कि प्रॉपर है फॉर द एरेशन ऑफ सॉइल। यानी इससे क्या होता है, डीप क्रैक्स की वजह से जो एयर है वो सॉइल्स के अंदर डीप पेनिट्रेट कर पाती है। ठीक है, और ये सॉइल जो है स्टिकी होते हैं अगर वेट हो जाते हैं, यानी चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे डिफिकल्ट होता है वर्क करना, अनलेस टिल इमीडिएटली एंड आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर हम काम कर ले तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाते हैं और काम करना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं रेड और येलो सॉइल की। तो रेड सॉइल जो डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, देखो तीन तरीके के रॉक्स होती हैं, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जो है वो डीप इनसाइड जो अर्थ से लावा और मैग्मा निकलता है उससे फॉर्म होती है हमारी इग्नियस रॉक, राइट। तो इग्नियस रॉक जो है वहां पे होती है लो रेनफॉल एरिया में इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन along the Piedmont zone of Western Ghats। ये डेवलप करती है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो आयरन का जो डिफ्यूजन होता है रॉक्स में, जो आयरन का कंटेंट होता है उससे जो है सॉइल को रेड कलर मिला। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से, राइट। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं, जो टूट के थोड़ा, ठीक है, बनती हैं। अब हम रॉक्स का जब डिस्कशन करेंगे तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये तीन टाइप्स ऑफ रॉक्स में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ इस टाइप की रॉक्स का डेवलपमेंट होता है। ये येलो लुक करती है रेड और येलो सॉइल जब ये हाइड्रेटिव फॉर्म में होती है। अब हम बात करेंगे हमारे लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ये लेटर वर्ड से डिराइव हुआ है इसका नाम लेटराइट, और इसका मीन्स होता है ब्रिक। ठीक है, ये लेटराइट सॉइल जो है डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लाइक इंडिया, जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लाई करता है। देखो इक्वेटर के पास जो रीजन्स होते हैं उनको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, और ट्रॉपिकल के ऊपर रीजन्स होते हैं उनको सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर दोनों ही रीजन्स कंसिस्ट करते हैं। तो सॉइल जो है वो रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन होगी तो सॉइल जो है लीच करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी जो है कम होने लगेगी, उससे जो है लिटरेट सॉइल डेवलप होगा, क्योंकि वहां पे सेलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिटरेट सॉइल आर मोस्टली डीप, वेरी डीप, एसिडिक, और एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सेलिनिटी। जनरली जो डेफिशिएंट होते हैं प्लांट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मतलब कम होता है, और अकर करते हैं मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, regions of Maharashtra, Odisha, some states of West Bengal, northeast regions, which where these soils support deciduous and evergreen forests। और यहाँ पे deciduous
और एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली रेन होती है, तो ठीक है कह सकते हैं कि यहाँ पे डेसिडिएट और एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। और ज्यादा रेन होने की वजह से लीचिंग होती है सॉइल की, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में कम होते हैं यहाँ के प्लांट्स, ठीक है, और इट्स रिच होते हैं ह्यूमस में। बट अगर स्पार्स कंडीशन हो, देखो ये हमारा लेटराइट सॉइल है इस तरीके से, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, ठीक है, अगर वेजिटेशन थोड़ा दूर दूर पे है, ठीक है, और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में है, तो इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है प्लांट्स में। ओके, सो दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इरोजन और डिग्रेडेशन काफी इजीली यहाँ पे हो जाता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, ठीक है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स लाइक पर्टिकुलरली हिल एरिया में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। टी और कॉफी कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि हिली एरियाज में, ठीक है, और कोई तरीके का कल्टीवेशन हो नहीं सकता, तो हम टी और कॉफी का करते हैं, ठीक है, स्लोप्स पे, और ये पॉसिबल होता है। रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश और केरला में मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू, काजू जैसे क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। अब हम बात करते हैं हमारे एरिड सॉइल की। तो एरिड सॉइल जो है वो रेंज करते हैं फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कलर जो है हमारा रेड होगा या ब्राउन होगा, और जनरली जो है सैंडी नेचर के होंगे, और सेलाइन नेचर के होंगे, सैंडी टेक्सचर होगा। सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और कॉमन सॉल्ट यहाँ यहीं से हम ऑब्टेन करते हैं बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, ठीक है। अगर हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं यहाँ के, तो जो नीचे रह जाता है वो सॉइल जो रहता है वो सॉल्ट होता है। यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, और इवेपोरेशन जो है फास्टर है, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों ही लैक करती है, मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी मिलती है यहाँ पे। लोअर होराइजंस ऑफ द सॉइल जो है वो कंकर ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स होता है, तो इसलिए जो लोअर होराइजंस होते हैं वहां पे कंकर का फॉर्मेशन हो जाता है। कंकर की लेयर जो है फॉर्मेशन होती है इन द बॉटम होराइजंस, जो इन्फिल्ट्रेशन में रोकती है, पानी जो है इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देती। प्रॉपर इरिगेशन के बाद दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल, यानी अगर हम प्रॉपर वहां पे इरिगेशन यानी पानी की सप्लाई करें, पानी में डुबाएं उसको, लैंड को, तो क्या हो सकता है कि वो कल्टिवेबल हो सकती है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में हमने पॉसिबल करा। अब हम बात करेंगे हमारे फॉरेस्ट सॉइल की, ठीक है। तो ये सॉइल जो होती है ये हिली और माउंटेनियस एरियाज के अंदर पाई जाती है। ये सफिशिएंट है रेन, फॉरेस्ट सफिशिएंट रेन जो है अवेलेबल है, सॉरी, जहाँ पे सफिशिएंट रेन जो है और फॉरेस्ट जो है अवेलेबल है, वहां पे ये सॉइल आती है। ये सॉइल टेक्सचर जो है वेराई करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। दे आर लोमी और सिल्टी, ये क्या है, लोमी और सिल्टी हैं वैली साइड्स में, और कोर्स ग्रेन्ड है इन द अपर स्लोप्स। ये स्नो कवर्ड एरियाज में भी पाए जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल, लाइक हिमालयाज में, और ये सॉइल एक्सपीरियंस करते हैं डेन्यूडेशन और एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट होता है यहाँ पे, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। देखो ये जो सॉइल्स के अंदर प्रॉपर्टीज है ना, ये पता है मुझे कि थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा समझने में, बट अगर आप इसको बार बार रीड करते हैं ना, तो काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कौन से सॉइल में क्या चीज की कमी है, ठीक है, और क्या चीज की मतलब ज्यादा चीज है उसमें, ठीक है। The soils found in lower parts of the valleys, particularly on the river terraces, are alluvial fans and fertile. तो वो alluvial fans का क्रिएशन करते हैं और fertile होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सॉइल के इरोजन की और उसके कंजर्वेशन की। देखो, तो डेन्यूडेशन होता है सॉइल कवर का, और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इसका मतलब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। जो प्रोसेस होता है सॉइल के फॉर्मेशन का और उसके इरोजन का, उसके खत्म होने का कह सकते हैं, वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू।
और उनके बीच में एक बैलेंस जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। समटाइम्स जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, तो इससे क्या है, नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये क्या करते हैं, सॉइल का इरोजन करना वो करते हैं। ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ काटेंगे, तो सॉइल जो है वाटर और एयर के थ्रू हट जाएगी वहां से, ठीक है, लीच हो जाएगी कह सकते हैं। और इन सब चीजों की वजह से कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन जैसी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है। द रनिंग ऑफ वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा डीप कट्स हो जाते हैं तो वो गली का फॉर्मेशन करते हैं, गलीज कह सकते हैं उसको हम। इसको हम बैड लैंड कहते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी। तो लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन बिकॉज उसमें गड्ढा हो गया बहुत बड़ा सा, लाइक ये देखो इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके के। तो दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नाउ नोन एज बैड लैंड। इस वजह से हम उसको बैड लैंड कैटेगरी में डालते हैं। चंबल जैसे एरिया में, जैसे हम कहते हैं ना चंबल की घाटी, ठीक है, सच लैंड्स आर रेवाइंस, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरिया एज स्लोप। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रेवाइंस गलीज का फॉर्मेशन होता है। लाइक अगर मैं आपको एक इमेज बना के दिखाऊं, तो मान लो एक ये लैंड है, तो यहाँ पे अगर ये छोटे छोटे क्रैक्स हैं, ठीक है, तो ये रेवाइंस हैं। और अगर ये बड़े से क्रैक हैं, ठीक है, अगर क्रैक थोड़े बड़े बड़े हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि गलीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे रिवाइंस हैं और ये हमारे गलीज हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने डीप क्रैक्स होंगे उतना ही अनफिट होगा फॉर द कल्टीवेशन। यहाँ पे कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये अनफिट है फॉर द कल्टीवेशन। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे देखा था गली इरोजन होता है, ये देखो कितना बड़ा सा डीप सा क्रैक है। तो क्या यहाँ पे हम पॉसिबल हो पाएगा कल्टीवेशन करना? यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कल्टीवेशन करना। इस तरीके से ये रेवाइन है, ठीक है, ये सारे जो क्रैक्स होते हैं, इससे जो लैंड की टोपोग्राफी है वो बिगड़ जाती है और उसको हम वेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। सो जब सॉइल जो है वॉश अवे हो जाती है, उसको हम कहेंगे शीट इरोजन। जब सॉइल जो है वॉश अवे हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे शीट इरोजन। विंड जो है ब्लो करती है, जब विंड बहती है तो वो लूज सॉइल के जो लूज पार्टिकल्स होते हैं और फ्लैट लैंड पे उसको, और स्लोपिंग लैंड पे उसको विंड के साथ ले जाती है उड़ा के, तो उससे कहते हैं, उसको हम कहते हैं विंड इरोजन। ठीक है, और सॉइल जो है इरोजन जो है ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर हम फार्मिंग के अंदर कुछ डिफेक्टिव मेथड्स का यूज कर रहे हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। और अगर हम प्लफिंग कर रहे हैं, ठीक है, रॉन्ग वे में, ठीक है, दैट इज फॉर एंड डाउन द स्लोप कर रहे हैं, और चैनल फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, अगर वाटर का फ्लो आ रहा है तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। सो प्लफिंग along the counter lines can declarate the flow of water। अगर हम काउंटर लाइंस पे प्लफिंग करते हैं तो क्या हो सकता है कि वाटर का जो फ्लो है उतने अच्छे से ना हो पाए और सॉइल इरोजन हम रोक पाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लफिंग। काफी अच्छा मेथड है, स्लोप्स वाले एरिया में हम जैसे टी और जहाँ पे कॉफी उगाते हैं वहां पे यूज करते हैं। स्टेप्स कैन बी स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, जिसको हम टेरेस कल्टीवेशन भी कहते हैं। लाइक इस तरीके से मान लो ये स्लोप है, इस तरीके से पहाड़ है और ये पहाड़ है, ठीक है, ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें किस तरीके कल्टीवेशन करेंगे, ये हमने स्लोप बना दिए, ठीक है, ये हमने स्लोप बना, सॉरी, हाँ, ये हमने स्लोप बना दिए। तो ये हमारा जो है टेरिस कल्टीवेशन हो गया। ठीक है, उस तरीके से हम वहां पे जो फ्लो ऑफ, अगर ये इस तरीके से होगा, मान लो, अगर मान लो ये इस तरीके से होगा हमारा माउंटेन, तो यहाँ से विंड के थ्रू
और वाटर के थ्रू हमारी जो सॉइल है वो बह जाएगी, राइट। और यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगर हम स्टेप्स बना देते हैं, ठीक है, स्टेप्स बना देते हैं इसके बीच में ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे अपना सॉइल, यहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इजीली सॉइल का इरोजन नहीं होगा। ऑल्सो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट, हम छोड़ देते हैं ताकि ग्रो हो पाए बिटवीन द क्रॉप्स। इससे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा फोर्स ऑफ विंड, ठीक है। अगर प्लांट रहेगा तो इजीली विंड जो है सॉइल पे इरोजन नहीं कर पाएगी। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। अगर हम ट्रीज को प्लांट कर देंगे लाइन से तो वो भी इस तरीके से हेल्प करेगा विंड इरोजन ऑफ सॉइल, विंड इरोजन और सॉइल वाटर इरोजन में हेल्प, मतलब रोकेगा उसको। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, हम इनको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in the western areas. ठीक है, तो वेस्टर्न एरियाज के अंदर इन रोज, अगर हम ट्रीज को रोज में पुट करते हैं तो ये हमारे को काफी हेल्पफुल रहता है फॉर प्रिवेंटिंग इरोजन। तो वी हैव डन द कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, हमने चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि कुछ कोई भी ऐसे कोई टॉपिक है जिसमें आपको भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करना, तो हम उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको लगेगा तो हम उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बना देंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले वन बाय हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।